आदाब अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इस तालीमी प्रोग्राम में मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। इस टॉपिक में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है आज डॉक्टर शेख महबूब बाशा साहब। आज के इस क्लास में हम कदीम हिंदुस्तान के या अहद-ए-वस्ता हिंदुस्तान के 8वीं सदी ईसी से लेके 13वीं सदी ईसी तक जो दौर है उस दौर के माशी हालात को समझने की कोशिश करेंगे और आमतौर पर हम वहाँ के जो ज़रई हालात को समझने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर ख़त्म होते होते हम जागीरदारी निज़ाम पर भी बहस करेंगे। उसके लिए हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शेख महबूब बाशा साहब। मैं उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आज के हमारा टॉपिक है अहद-ए-वस्ता हिंदुस्तान की माईशत के बारे में। तो इसमें हमें ज़ोर देना पड़ता है 8वीं सदी ईसी से लेके 13वीं सदी ईसी के जो शुरुआत तक जो दौर है उस दौर में, तो उस दौर के माशी हालात को हमें कैसे समझने चाहिए? 8वीं सदी से लेके 13वीं सदी तक, यानी दिल्ली सल्तनत के हुकूमत के कायम होने तक जो माशी हालात हिंदुस्तान के थी, इसको समझने के लिए मुआरिखों ने एक तस्वुर को हमारे सामने पेश किया है। उनका कहना है कि इस दौर में हिंदुस्तान में जागीरदाराना निज़ाम कायम था। बस 8वीं सदी से ही नहीं बल्कि गुप्तों के दौर से और गुप्तों के दौर के बाद से जागीरदाराना निज़ाम बहुत तेजी से बढ़ते बढ़ते गया है। इस जागीरदाराना निज़ाम तेजी से बढ़ते जाने की वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा मायने में ज़मीनी अतियात अलग अलग किस्म के लोगों को दिया जाता था। तो इस तरह ज़मीनी अतियात अलग अलग किस्म के लोगों को, जैसे ब्राह्मणों को, जैसे अफसर शाहों को, जैसे मंदिरों को देते जाने से राजा और खेत पे काम करने वाले किसान के बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ गई हैं। तो इस पहलू से हमें अहद-ए-वस्ता के शुरुआत के हिंदुस्तानी माशी मामलात को समझने की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत अच्छा। आपके इस सवाल से मुझे एक चीज़ याद आए, एक बात याद आए, वो ये है कि आपने कई मर्तबा मतलब ज़मीनी अतिया या जो लफ्ज़ है इस्तेमाल किया, तो उसका मतलब आप बता सकते हैं ये ज़मीनी अतिया क्या होते थे? वह ज़मीन को अलग अलग लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, उनको दिया जाता था। ब्राह्मण पुजारियों को दिया जाता था, अफसर शाहों को दिया जाता था और मंदिरों को दिया जाता था। तो बहुत बिघा साफ लैंड, कभी कभी गांवों ही गांव, कभी 100 गांव, कभी हजारों गांव इन लोगों को दिया जाता था। तो इन्हीं को ज़मीनी अतियात कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे माखज़ात इस बात को साबित करते हुए मौजूद हैं। जैसे अदबी माखज़ात आपके सामने हैं और आसार कदीमा से भी आपको इनका कुतबात से आपको इन सारी चीज़ों की बात पता चलती है। अच्छा, अब ये बताइए, जो अपने ज़मीनी अतियों के बारे में अभी आपने डिस्कस किया, तो ये खाली ब्राह्मण लोगों को दिया जाता था या मतलब या वहाँ के, या खाली ब्राह्मण मंदिरों को या ब्राह्मणों को दिया जाता था, या और लोगों को भी, या जो लोग ब्राह्मण नहीं थे या गैर ब्राह्मण लोग जो थे वहाँ पे उन लोगों को भी दी जाती थी? ये थोड़ा अब इसमें रोशनी डालें। एक गलत फहमी हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ने वालों में और समझने वालों में फैली हुई है। वो गलत फहमी ये है कि ज़मीनी अतियात सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाता था।
ब्राह्मण जात के लोगों को दिया जाता था। जी जी। ये बिल्कुल ही गलत है। शुरुआत में ये जो वैदिक पुजारियां जैसे यज्ञ याग वगैरह लोग करते थे उनको दिया जाता था, और उसके बाद ब्राह्मण पुजारियों को दिया जाता था, उसके बाद मंदिरों को दिया जाता था जो ब्राह्मणों के मंदिर थे। जी जी जी। उनके साथ साथ हमारे पास इतने सारे एविडेंसेस हैं कि बौद्धों के संघों को भी मिलते थे, जैनों को बसदियों को भी मिलते थे। जैसे अच्छा। कर्नाटक में आप देखिए, आंध्र में देखिए, गुजरात में देखिए, तो जैनों को और बौद्धों को भी बहुत सारे जमीनी अतियात देते हुए तो आपको नजर आता है। और उसके साथ साथ सिर्फ मजहबी तंजीमों को ही नहीं बल्कि गैर मजहबी शख्सों को, जैसे अफसर शाहों को, जैसे अपने रिश्तेदारों को, इन सारे लोगों को भी जमीन दी जाती थी। जैसे अगर आप कहें कि जो ब्राह्मणों को जमीन दिया जाता था, इसको ब्राह्मदेया कहते हैं कि ब्राह्मण तो ब्राह्म देया, देया मतलब देना, ब्राह्मणों को देना। जो मंदिरों को दिया जाता था उनको कहते थे देवदाना, कि मंदिर में देवी देवता वगैरह रहते हैं, तो इसके लिए उनको देवदाना कहा जाता था। ये जो ब्राह्मदेया जो जमीन है वो कभी कभी एक ब्राह्मण को दिया जा सकता था, 10 ब्राह्मण को दिया जा सकता था, 100 ब्राह्मणों को दिया जा सकता था, 1000 ब्राह्मणों को भी दिया जा सकता था, और पूरे गांवों के गांव भी इन ब्राह्मणों को दिया जा सकता था। और इसमें मजे की बात यह है कि गांवों में रहने वाली जमीन ही नहीं बल्कि दरख्त, अच्छा, तालाब, जी, इनके साथ साथ उस गांवों में रहने वाले इंसानों को भी उनको डोनेट किया जाता था, और उन पे पाबंदी लगाई जाती थी कि हमने आपको इनके हवाले कर दिया और आप जो बात ये कहेंगे उसको आपको सुनना पड़ेगा। इस तरह इंसानों को भी जमीन के साथ ब्राह्मण लोगों के हवाले किए जाते थे। इस तरह ओहदेवस्था में बहुत सारे ब्राह्मण बिरादरी के यानी ब्राह्मण जाति के जागीरदार हिंदुस्तान में नजर आते हैं। उसके साथ साथ जो मैंने देवदाना के बारे में आपको बताया, जो हिंदू मंदिरों को दिया जाता था, बौद्धों के संघों को दिया जाता था, जैनों के बसदियों को दिया जाता था, तो यहाँ क्या होता था कि ब्राह्मणों के अग्रहारास में जो सभा, उनका एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मणों का होता था, वो उसको मैनेज करता था, या मंदिर का एक एग्जीक्यूटिव कमिटी इस मंदिर को जो जमीन दिया गया था, जिसको तेलुगु में मान्यालू कहते हैं, तो वो मैनेज करते थे। कि ये जो आपने अभी एसोसिएशंस के बारे में बात किया, जैसे सभा है, मान्यालू अभी आपने जो कहा, ये खाली चंद इलाके में थे या मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन? इसका तो ज्यादातर जिक्र हमें चोल साम्राज्य में मिलता है। शुरुआत में भी सभा और समिति नाम के तंजीम हिंदुस्तान में थी, लेकिन चोलों के पास नाडु, वलनाडु, सभा वगैरह के बहुत सारे हमें ज्यादा मिलती हैं। जी। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है, वो ये है कि ये जो ज़मीनी अतियात है वो सिर्फ ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों को मंदिरों को दी जाते थे, लेकिन आपने आपके इस जवाब के ज़रिए आपने हमें ये बहुत अच्छे से समझाया कि ये खाली ब्राह्मणों को नहीं बल्कि बाकी मज़हब के लोगों को, बाकी मज़हब के जो है इदारों को भी या मंदिरों को भी दी जाती थी। अब ये देखिए आंध्र प्रदेश में कापू एक जात है। कापू ये एक जिरात करने वाली जात है। उनको मिलता था,
उनमें आज भी बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं। अच्छा। जैसे ओक्कलिगास जो कर्नाटक में है। अच्छा, ओक्कलिगास। हाँ जी। तो उनको भी ये मिलते थे। तो गैर ब्राह्मणों में भी इतने ज्यादा मायने में जमींदार कैसे मौजूद हैं, इसका जवाब हमें इससे मिलता है कि मंदिरों को जो दिया जाता था, ज्यादा तादाद में दिया जाता था, हाँ हाँ, डोनेट की गई थी, हाँ, वो ये लोग भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो जमीनी अतियात से रिलेटेड सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलते हैं? मनुस्मृति जब लिखी गई, मनुस्मृति के बारे में कहते हैं कब्ल मसीह 200 साल से जी, मसीह के बाद, ईसा मसीह के बाद 200 साल के बीच में ये किताब लिखी गई है। तो 200 साल एडी, 200 एडी में हमें पहली बार इसका जिक्र है, क्लियर जिक्र मिलता है। अच्छा, क्लियर जिक्र हमें मिलता है। और उसके बाद लगातार गुप्तों के जमाने में और गुप्तों के दौर के बाद इसकी जिक्र ज्यादातर हमें अदबी माखजात में भी मिलते हैं, कतबात के जरिए से भी हमें ये जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि शदाबहनास जो है दक्कन एरिया में, तो शदाबहना के दौर से लेके हमें जो है कुतबात की जो तौर पे हमारे पास माखजात दस्तियाब है। ये जहाँ तक जैसे मतलब नानाघट जी जी इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन जो गौतमी पुत्र बालश्री और नागनिका देवी ने जो औरतें जी 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 औरतें ताज्जुब के बात है ये बनाती थी। इससे पता चलता है कि औरतों के पास भी जमीन हुआ करता था। ये तो दूसरी बात है कि ये औरतें अहले खानदान की खवातीन थी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने ढेर सारी बातें की ज़मीनी अतियात के बारे में, तो इसका क्या कोई तरतीब मिलती है? क्या तरतीब है कि नहीं? मतलब शुरू से लेके एंड तक ये कहाँ कहाँ, ये कैसे, मतलब इसके जो है ये असर लोगों पे या मतलब समाज पे पड़े हैं, ये सब? हमें कभी भी इस बात को नहीं मानना चाहिए कि हिंदुस्तान की तारीख में हर चीज़ शुमोली हिंदुस्तान से लेके जुनूबी हिंदुस्तान तक और मशरिकी हिंदुस्तान से लेके मगरिबी हिंदुस्तान तक सारे चीज़ एक ही बार एक ही जैसे चल रहे थे, जो इम्पॉसिबल है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि इम्पॉसिबल है। इसके लिए मैं आपको दे सकता हूँ चंद एग्जाम्पल्स। जैसे 4 और 5 सदियों के बीच में सेंट्रल इंडिया में और शुमाली दक्कन में और आंध्र में ज़्यादा ज़मीनी लैंड ग्रांट्स ज़्यादा दिए गए। 5वीं और 7वीं सदियों के बीच में मशरिकी हिंदुस्तान यानी बंगाल और ओडिशा और मगरिबी हिंदुस्तान में गुजरात और राजस्थान में, राजस्थान में तो शुरुआत हुआ। अच्छा। और 7वीं और 8वीं सदी में तमिलनाडु और कर्नाटक में आपको मिलते हैं, और 9वीं सदी में केरल में आपको मिलते हैं, और 12वीं सदी के आते आते पंजाब को छोड़ के पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इस तरह लैंड ग्रांट्स देने का निज़ाम अच्छा भरपूर था। हिंदुस्तान में जो जागीरदारी निज़ाम के बारे में बहुत सारे मुहर्रिखों ने बात की। चंद मुहर्रिखों का कहना यह है कि हिंदुस्तान में जागीरदारी निज़ाम थे, और चंद मुहर्रिखों का कहना यह है कि ये जागीरदारी निज़ाम नहीं। और अक्सर मुहर्रिखीन जो लोग ये जो व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो जागीरदारी निज़ाम हिंदुस्तान में थी, उन लोगों को कहना यह है कि उन लोगों ने हमेशा या अक्सर केसेस में ये जागीरदारी निज़ाम को हमारा यहाँ के ज़मीनी अतियात से जोड़ने का एक कोशिश किया। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से ताल्लुक़ है। तो आप इस टॉपिक में कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, लेकिन इसके पहले मैं एक और बात पे गौर करना चाहूँगा। वो बात ये है कि किसी को भी ये सवाल और जायज़ सवाल उठ सकता है कि ज़मीनी अतियात क्यों दिया जाता था। इसके पीछे एक नज़रियात है। इंसान का जहन ज़्यादा
जहन में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं हुई हैं। इस बात को भी ये इंडिकेट करता है। आज भी यस, जैसे कि लैंड, जमीन को डोनेट करने से लोग मानते थे कि उनको सवाब मिलेगा, गुनाह से वो बचेंगे। अगर आप संस्कृत के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहेंगे जी, तो वो पुण्य को हासिल करके पाप से बचना चाहेंगे जी, का मतलब सवाब पाकर जन्नत में अपना सीट वो रिजर्व करना चाहेंगे। अच्छा, इसलिए वो इस तरह लैंड ग्रांट्स देते थे। और ब्राह्मणों को ही क्यों देते थे? आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो वर्ना की निज़ाम है, जी, जी, उसमें ब्राह्मण लोग अव्वल दर्जे के हैं। जी, 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 जात पात के जो निज़ाम अव्वल दर्जे के हैं। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जी, वो पुरुष सूक्त क्या कहता है? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायता। मतलब ब्राह्मण ब्रह्मा से मुंह से निकला है। जी, राजन्य यानी क्षत्रिय, जी, जी, जो लड़ाई झगड़े करने वाला, राजकाज करने वाला, ये ब्रह्मा के बाहुओं से जी, निकला है। ऊरु तदस्य यद्वैश्यः, मतलब वैश्य लोग उसके जघनों से जी, जी, निकले हैं। और शूद्र लोग पद्भ्याम शूद्रो अजायता, शूद्र लोग उसके पैरों से निकले हैं। ये बात इस बात को साबित करता है कि ब्राह्मण लोग अव्वल दर्जे के हैं। इसीलिए ज्यादातर लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों को मिलते थे। और ब्राह्मण लोग क्या करते थे? और ये लैंड ग्रांट्स उन जगहों में दिया जाता था जिन जमीन को खेती बाड़ी के अंदर लाना चाहते थे। अच्छा, जैसे हमेशा कब्जा में जहाँ जंगल होते थे, वो जंगल इनको डोनेट किया जाता था। अच्छा। तो वो जंगल को क्लियर करके उसको खेती बाड़ी के लिए लायक बनाते थे। और जो जमीन थी जिस पर खेती बाड़ी नहीं होती थी, तो उस जंगल पे भी वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते थे। इस तरह ब्राह्मण लोगों ने डायरेक्ट हल को इस्तेमाल करके जमीन को जोता नहीं होगा, लेकिन इस तरह के लैंड ग्रांट्स के जरिए से उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जरूर काम किया है। उसके साथ साथ एक और बात इसमें आपको गौर करना है। जैसे राजा ब्राह्मण को लैंड ग्रांट करेगा, उसी तरह ब्राह्मण समाज में अव्वल दर्जे का होने की वजह से आम लोगों को राजा के ओर वफादारी और शुक्रगुजारी के रहने में मजबूर करता है। तो राजा और ब्राह्मण एक दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह का सियासी मुद्दा सिर्फ सवाब कमाने की बात नहीं थी, उसमें अंदरूनी से छुपकर एक सियासी मुद्दा भी इसके पीछे था। ये बहुत सारे मार्क्सी मुआरिखों ने इस बात को लोगों के सामने पेश किया। जो लोग हमारे हिंदुस्तान में जागीरदारी निज़ाम थे जो कह रहे हैं, उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे मुहर्रिखीन हैं। उनमें से अक्सर लोगों को ये भी कहना है कि उसके एक वजह हमारे यहाँ के जो भक्ति तहरीक हम जो कहते हैं, भक्ति तहरीक भी एक वजह है। तो हम ये जो भक्ति मूवमेंट्स कैसे जागीरदारी निज़ाम हिंदुस्तान में फैलाने में मतलब काम पे आया, मतलब वो कैसे कामयाब हो पाया उसमें, आप थोड़ा इस पे देखिए। जागीरदारी निज़ाम ना सिर्फ एक माशराती और माशी निज़ाम नहीं है। जागीरदारी निज़ाम जहनियत से भी जुड़ा हुआ है, सोचो फिक्र से भी जुड़ा हुआ है। जी, जी। इसको फ्यूडल माइंडेडनेस कहते हैं। अच्छा। जैसे जागीरदारी निज़ाम में माशी तौर पर एक किसान को अपने मालिक यानी जागीरदार के प्रति वफादारी से और ईमानदारी से और शुक्रगुजारी से रहना पड़ेगा। उसी तरह भक्ति
यानी डिवोशन, जी जी, सबमिशन, अच्छा, कंप्लीट सबमिशन, मातेहात, इसके सामने पूरा अपने आप को न्योछावर कर देना। अच्छा, तो भक्ति तहरीक भी फ्यूडल माइंड को, फ्यूडल जहनियत को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया। और ओहदे-वस्ता में आप ये देखिए कि सुल्तानों ने अपने आप के बारे में कहते जिली इलाही, ये माशी तौर पे नहीं, जहनी तौर पे है। जहनी तौर पे फ्यूडल माइंड। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि फ्यूडल माइंडेडनेस। डी.एन. झा साहब ने इस पर बहुत सारा लिखा, फ्यूडल माइंड कैसे काम करता है। अच्छा, जागीरदारी निज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मुअर्रिखीन ने इस पर बातें की हैं, तो ये बहुत दिलचस्प की बात है। तो आप थोड़ा ये जो फ़न तारीख़ निगारी है, जागीरदारी निज़ाम से ताल्लुक़, वो थोड़ा उस पर बात करेंगे। यूरोप में जागीरदारी निज़ाम है, तो जब हिंदुस्तानी मुअर्रिख अपनी तारीख के बारे में समझना चाह रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या हिंदुस्तान में भी जागीरदारी निज़ाम है, जिसको फ्यूडलिज्म कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने पहली बार राजस्थान में यूरोप और हिंदुस्तान के बीच के इस पहलुओं, माशी पहलुओं के बीच में सिमिलैरिटीज पाया। जी। इसके बाद में जैसे 1950 से जो हिंदुस्तानी तारीख नवीसी में मार्क्सी नजरियात की अशरात बढ़ती गई, तो डी.डी. कोसाम्बी अपनी किताब जो 1956 में छपी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब हिंदुस्तानी तारीख की तारूफ, इसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जागीरदारी निज़ाम है। उन्होंने जागीरदारी निज़ाम को दोहरे तरीके से देखते हैं, तक़सीम किया, फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव एंड फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो। अच्छा, फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव मतलब ऊपर से जागीरदार निज़ाम का मतलब ये है कि ऊपर से जागीरदारी साख्त रियासत के जरिए वजूद में आई, जिसमें जमीन और इख्तियारात ब्राह्मण और अफसरशाही को दिए गए, और नीचे से बेशुमार इनफरादी तौर पर छोटे गिरोह गांवों की सतह से कुव्वत पाकर उठे, यहाँ तक जमींदार और बादशाह के बीच बहुत सारे मनसबदार बन गए। इसके बाद आर.एस. शर्मा साहब ने भी इस पे, उनके मशहूर किताब भी है इस पे, रामशरण शर्मा, इन्होंने भी कहा, और इन्होंने बहुत सारे माखजात के साथ इस बात को साबित किया कि इस हिंदुस्तान में जागीरदारी थी। लेकिन पहले हमें इससे ये बात पूछना चाहिए कि किसको हम जागीरदारी निज़ाम कह सकते हैं। यूरोप में एक हायरार्की होता है, ऊपर एक और नीचे बॉटम में बहुत सारे लोग। अगर आप कह सकते हैं ये एक पिरामिड शेप है, पिरामिड शेप है, ऊपर बादशाह और नीचे सर्फ्स मतलब बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर को बंधवा मजदूर कहते हैं उर्दू में। और उस बॉन्डेड लेबर से बेगार, बिना किसी मजदूरी के उसके लेबर को इस्तेमाल, जैसे हमारा हिंदुस्तान में कहते हैं जो फोर्स्ड लेबर हम कहते हैं, तेलुगु में विट्टी चाकरी कहते हैं, आज भी वो है। आर.एस. शर्मा साहब कहते हैं बहुत सारे मिसालों के साथ कि हिंदुस्तान में जागीरदारी निज़ाम जरूर है, लेकिन इनका जमकर मुखालिफत किया प्रोफेसर हरबंस मुखिया ने। प्रोफेसर हरबंस मुखिया ने अपने आर्टिकल वाज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री, इसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो जागीरदारी निज़ाम जैसे नजर आता है वो हकीकत में जागीरदारी निज़ाम नहीं है, बल्कि
फ्री पेजेंट इकोनॉमी है। फ्री पेजेंट इकोनॉमी मतलब आजाद काश्तकार माशियत। जी। आजाद काश्तकार माशियत मतलब हरबंस मुखिया साहब के हिसाब से यहाँ के किसान आजाद थे, जमीन पर उनका कंप्लीट कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन आर.एस. शर्मा कहते हैं जमीन पे आपका कंप्लीट कंट्रोल होने से क्या फायदा है, जबकि उस जमीन से जो फसल निकल रहा है, जो अनाज निकल रहा है, उसका तो ज्यादा से ज्यादातर तुम जमींदार को दे रहे हो। और दूसरी बात, तुम आजाद नहीं हो, तुम उस जमींदार के हर किस्म के दूसरे काम भी करना है, जैसे जमींदार के हर किस्म के बोझ ढोना, जमींदार के घर में काम करना, जमींदार के बच्चों का देखभाल करना, ऐसे बहुत सारे दूसरे काम आप जमींदार के कर रहे हो। तो हरबंस मुखिया ने कहा यहाँ सर्फडम नहीं है, तो सर्फडम का नहीं होना ही जागीरदारी निजाम नहीं होने का मतलब नहीं है कि किसान किस हद तक आजाद थे, किसान जो अनाज पैदा करते थे किस हद तक वो उसको इस्तेमाल कर पाते थे। तो इस मामले में दोनों में काफी डिफरेंस है। डी.एन. झा, आर.एन. नंदी, बहुत सारे लोगों ने इस बात को साबित किया है कि हिंदुस्तान में जागीरदारी निजाम जरूर थी। और आर.एस. शर्मा साहब ने जो कहा है उस पर हमें गौर करना है, और उसी तरह जो हरबंस मुखिया साहब ने कहा उस पर भी हमें गौर करना है। लेकिन हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर जागीरदारी निजाम को हमें देखना है तो यूरोप के ही जैसे हमें यहाँ मिलना चाहिए। मार्क्स ने खुद ही कहा, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स ने खुद ही कहा कि जागीरदारी निजाम अलग अलग जगहों में, अलग अलग शक्लों में, अलग अलग डिग्रीज में अपने आप को जिंदा रख सकता है। जागीरदारी निजाम इनह्यूमन है, जागीरदारी निजाम मसावात के खिलाफ है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेख महबूब बाशा साहब। शुक्रिया। अगले मर्तबा हम एक नए उन्वान के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए आदाब।